हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथ फाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फोर्थ लेक्चर लेकर मैं आपके साथ में जुड़ चुका हूं। दोज हु आर जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक्स लेक्चर्स की हमने शुरुआत करी है। हर वो चीज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमें पूछी जा सकती है, उसको हम यहाँ पर इस लेक्चर सीरीज में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ऑलरेडी 3 लेक्चर्स आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार उन लेक्चर्स को गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डिटेल में चीजें वहां पर समझ आ जाएंगी। मेरा नाम शुभम सरधालिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूं, आपका मेंटोर हूं। अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित रहने वाली है। दोस्तों, इस तरीके के लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस यूपीएससी प्रिपरेशन में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना, कंप्लीट सिलेबस को कवर करना। अगर आप चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करना, आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, जिसके लिए आप हमारे साथ एनरोल करें हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में। दोस्तों, अन अकेडमी के प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में देश की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको इन डेप्थ कंप्लीट प्रिपरेशन यूपीएससी सिलेबस की कराई जाएगी। सिलेबस का हर एक कंपोनेंट को यहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको हमारे साथ एनरोल करना है यूजिंग दिस कोड SAR10। ये कोड जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके लिए बाईलिंगुअल बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। नवंबर एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। दोस्तों, बहुत ही शानदार ऑफर आपको मिल रहा है। कोई भी आप कोर्स परचेज करते हैं, उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लाइक 9 मंथ के कोर्स पे 2 मंथ्स फ्री है, 12 मंथ्स के कोर्स पे 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। यानी कि अब चीजें आपके लिए और ज्यादा कन्वीनियंट हो गई हैं। आपको हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ना है, क्योंकि 15 नवंबर तक ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपके लिए, ये एक्सटेंशन ऑफर जो है वैलिड रहेगा। आपको यूज करना है ये कोड SAR10। दोस्तों, आपकी सिलेक्शन में सीसेट जो है वो कहीं ब्लॉकिंग एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स पिछले कुछ सालों में ऐसे थे जो जीएस को तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते थे, लेकिन सीसेट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए स्पेशलाइज्ड सीसेट बैचेस आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, जहां पर बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स आपको सीसेट की तैयारी कराएंगे मात्र 8,999 रुपए में। अगेन, इसमें एनरोल करना है, यूज करना है ये कोड SAR10। दोस्तों, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आपके लिए अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप में आपको मौका मिलता है मिलने का एक सफल ब्यूरोक्रेट से। तो आप मिल पाएंगे आईएएस ऑफिसर गौरव सर से, जो कि ऑल इंडिया रैंक 13 है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के। दोस्तों, ये सब फीचर्स आप 0% ईएमआई पे, यानी छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज कर सकते हैं, ताकि आप इजीली, कन्वीनियंटली, बिना कोई बर्डन फील किए हमारे साथ एनरोल कर सके और अपनी तैयारी को शानदार बना सके। दोस्तों, कोर्स की बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस जो है वो कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का लेक्चर 4 ये रहने वाला है। क्विक ओवरव्यू करेंगे उन चीजों का जो हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ी है। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने सैटेलाइट्स जो है वो पढ़ी थी, क्या होती हैं सैटेलाइट्स, किस टाइप, कितने प्रकार की सैटेलाइट्स होती हैं। हमने नेचुरल और मैनमेड सैटेलाइट्स को समझा था। मैनमेड सैटेलाइट्स जो है वो 3 अलग अलग प्रकार की थी, जिसमें कम्युनिकेशन था, अर्थ ऑब्जर्वेशन था, नेविगेशन सैटेलाइट्स थी। इनका क्या काम था, इंडिविजुअल सैटेलाइट का क्या रोल था, वो यहाँ पर हमने समझा था। इसके बाद ये सैटेलाइट्स मौजूद कहाँ होती हैं, तो इन सैटेलाइट्स के अपने इंडिविजुअल ऑर्बिट जो है वो मौजूद थे। तो टोटल 8 ऑर्बिट्स हमारे पास 2 क्लासिफिकेशंस में है। लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, हाई अर्थ ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और ट्रांसफर ऑर्बिट। ये 8 इंपॉर्टेंट ऑर्बिट्स हमने समझे थे। हमने बात करी थी कैसे कोई भी मिशन जो है वो कैरी आउट होता है, कौन उसको कैरी आउट करता है। तो उसके लिए हर देश के पास अपनी एक्सक्लूसिव एक स्पेस एजेंसी है। हमने उन स्पेस एजेंसीज की बात करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो को हमने समझा था। दोस्तों, अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो इसी चैनल पर आपको हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर ये सारे वीडियोस हैं। इसरो के बारे में हमने बात करी थी। अगला जो टॉपिक हमने कवर करा था वो था लॉन्च व्हीकल्स का, प्रक्षेपण यान का। लॉन्च व्हीकल एक ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से सैटेलाइट्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में ले जाया जाता था। समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए इन लॉन्च व्हीकल्स में, और SLV से लेकर के GSLV मार्क 3, जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड लॉन्चिंग व्हीकल माना जाता है, उन सबको हमने समझा था। क्या इनके बीच में डिफरेंस था, क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, वो सब चीजें हमने समझी थी। और यहाँ तक की डिस्कशन जो है वो हमने कंप्लीट करी थी हमारे लेक्चर नंबर 3। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपसे कुछ इस प्रकार से आपको एक टेबल बना करके सवाल जो है वो पूछे थे। पहला सवाल क्या था, ये शायद मैं हर लेक्चर में इसके बारे में बात करूंगा जब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। पहला सवाल था व्हाट इज अ सैटेलाइट। व्हाट का आंसर क्या था, हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा।
क्यों बनाते थे हम सैटेलाइट? क्योंकि सैटेलाइट्स हमें अर्थ ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन और कम्युनिकेशन जैसी चीजों में हेल्प करता था। वेयर सैटेलाइट कहाँ था उसके लिए हमने पढ़े थे ऑर्बिट्स। ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट मौजूद था। हु कौन भेजता था इसको? इसको भेजती थी स्पेस एजेंसीज। अगला सवाल था हाउ, कैसे भेजा जाता था इसको स्पेस में विद द हेल्प ऑफ स्पेस क्राफ्ट, या जिन्हें हम कहते थे क्या, लॉन्चिंग व्हीकल्स। तो ये सब चीजें समझने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा कि सर अब एग्जांपल्स दीजिए कि कौन सी सैटेलाइट थी, किस ऑर्बिट में गई, क्या उसका काम था, किसने लॉन्च किया, कौन सा लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों ये लेक्चर जो है वो रहने वाला है इंपॉर्टेंट मिशंस ऑफ इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वपूर्ण स्पेस मिशंस क्या हैं, किस तरीके से उन्हें कैरी आउट किया गया, इन सभी पर चर्चा जो है वो हम इस लेक्चर में करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लूनार मिशंस की। लूनार मिशंस यानी जिनका संबंध मून से होता है। भारत जो है वो चाहता था कि मून के बारे में जानकारी मिले। सिर्फ भारत ही नहीं दोस्तों, एक आम इंसान भी, भारत की स्पेस एजेंसी ही नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान जब रात के समय में आसमान में देखता है उसे एक चमकदार चीज नजर आती है जो कि चांद है। तो ये चांद हमें बहुत ज्यादा फैसिनेट करता था कि चांद कैसा है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। ये क्यूरियोसिटी जो है वो भारत के अंदर भी थी और भारत के स्पेस प्रोग्राम्स में भी इसकी झलक दिखी 2008 में चंद्रयान 1 के लॉन्च होने के बाद। सो चंद्रयान 1 क्या था? पहली बार भारत ने प्रयास किया था चांद के ऑर्बिट के नजदीक पहुंचने का। सो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था चंद्रयान 1। इस चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के होने की पुष्टि की थी सर। इसकी मदद से, चंद्रयान 1 के डेटा की मदद से, चंद्रयान 1 जो है वो चांद की कक्षा में दाखिल हुआ था, इसके ऑर्बिट में इसने घूमना शुरू किया था, वहां पर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की थी, वहां से जानकारियां, इमेजेस आदि एकत्रित की थी और उन इमेजेस के, उन इंफॉर्मेशन के आधार पर 2008 में ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था और 2009 में वो सारी की सारी जानकारी जो चंद्रयान 1 कलेक्ट करके लाया था, इस जानकारी के बिहाफ पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए नासा ने इस बात की घोषणा करी थी कि चांद की सतह पर पानी जो है वो आइस फॉर्म में मौजूद है, यानी कि चांद पर पानी के होने की पुष्टि का श्रेय जो है वो चंद्रयान 1 मिशन को जाता है। सो चंद्रयान 1 काफी ज्यादा सफल मिशन रहा था। चंद्रयान 1 चांद की कक्षा में जाकर के ऑर्बिट जो है वो कर रहा था। इसके बाद हम एक स्टेप और आगे बढ़ने की हमने कोशिश करी इन चंद्रयान 2 मिशन। तो चंद्रयान 1 ने क्या किया था सर? चंद्रयान 1 जो है वो चांद के ऑर्बिट में स्थापित हो गया था और यहां से ये चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, जिससे चांद की तस्वीरें, चांद की इंफॉर्मेशन जो है ये कलेक्ट करके ला रहा था। अब चंद्रयान 2 में हम एक स्टेप आगे जाना चाहते थे। चंद्रयान 2 मिशन हमने कैरी आउट किया, इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कैरी आउट किया था चंद्रयान 1 के बाद। इसके अंदर एक लूनर ऑर्बिटर था, एक विक्रम लैंडर था और जिसके अंदर एक प्रज्ञान रोवर था जो सब भारत के अंदर निर्मित थे। इनके बारे में हम बात करेंगे, पहले इस मिशन को समझेंगे। दोस्तों शायद आपने ये तस्वीर कभी देखी होगी। आज से 3 साल पहले सितंबर 2019 में ये तस्वीर जो है इसने शायद पूरे भारत को रुला दिया था। एक और जो व्यक्ति हैं वो हैं, सब जानते हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री। उनके सामने खड़े थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन। सो चंद्रयान 2 मिशन एक ऐसा मिशन जिसके ऊपर इसरो और डॉक्टर सिवन ने एक लंबा हार्डवर्क जो है वो पुट इन करा था। एक लाखों किलोमीटर का सफर, चांद पृथ्वी से शुरू होकर के चांद तक लाखों किलोमीटर का सफर तय करके ये चंद्रयान जो है वो चांद की सतह पर पहुंचा था। ये अपनी जर्नी के लास्ट पोर्शन में था, चंद सेकंड में चंद्रयान 2 जो है वो चांद के सरफेस पे लैंड करने वाला था, लेकिन ये क्रैश लैंड हो गया था। तो लाखों किलोमीटर का सफर जो है वो चंद सेकंड्स पहले अपनी मंजिल से धराशाही हो गया, जिस वजह से भावुक हो उठे थे इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के सिवन और उन्हें इस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कंसोल किया था कि आप चिंता मत करें, भारत जो है वो एक बड़ा बेहतर मिशन जो है अगली बार करेगा और इसमें सफल भी जो है वो होकर के दिखाएगा। तो क्या था ये पूरा का पूरा चंद्रयान 2 मिशन, इसको हम समझेंगे। दोस्तों चंद्रयान 1 में चांद के इर्द गिर्द ऑर्बिटर में जो है वो चंद्रयान 1 दाखिल हुआ था। चंद्रयान 2 का क्या काम था सर? चंद्रयान 2 को इसी तरीके से इसके ऑर्बिटर में दाखिल होना था, इसके ऑर्बिट में, इसकी कक्षा में चक्कर लगाने थे। ये इसका लेग 1 था। सेकंड स्टेप में इस ऑर्बिटर के अंदर से एक डिवाइस जिसका नाम था विक्रम लैंडर, नाम से समझ आता है ये लैंड करने वाला था। तो उस
इस डिवाइस, इस स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट के अंदर से विक्रम लैंडर नाम की एक दूसरी डिवाइस को निकलना था और इसने ऑर्बिट से चांद की सतह तक जाना था। ये विक्रम लैंडर को नाम दिया गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर, जो फाउंडर थे भारत के स्पेस प्रोग्राम के, अंतरिक्ष कार्यक्रम के। सो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम लैंडर जो है वो इसे नाम दिया गया था। लैंडर का काम क्या था? लैंडर को इस ऑर्बिटर से निकल करके चांद की सतह पर जाना था, यहां पे लैंड करना था। ये थी इस प्रोग्राम की सेकंड लेग। और थर्ड लेग में क्या होना था सर? जैसे ही विक्रम लैंडर ने चांद के सरफेस पे लैंड करना था, इस विक्रम लैंडर के अंदर से एक छोटा सा एक टॉय कार जैसा इक्विपमेंट निकलना था जिसका नाम था प्रज्ञान रोवर। सो तीन स्टेप्स में ये मिशन कैरी आउट होना था। पहला था ऑर्बिट में दाखिल होना, दूसरा था चांद की सतह पे लैंड करना और तीसरा था लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर का निकलना। ये प्रज्ञान रोवर एक टॉय कार की तरह चांद की सतह पे चलने वाला था और वहां से मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करने वाला। लाखों किलोमीटर का सफर तय किया, ऑर्बिटर में हम दाखिल हुए, लेकिन चांद की सतह से चंद किलोमीटर की दूरी पर विक्रम लैंडर से संपर्क भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का टूट गया था। और इसके बाद पता चला था कि विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग हो गई है, यानी कि एक सॉफ्ट लैंडिंग, आराम से टच डाउन करने के बजाय वो धड़ाम से जाकर के चांद के सतह पर गिर चुका था, जिस वजह से ये मिशन जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाया था। जिसके बाद डॉक्टर के सिवन, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो करा था, वो भावुक हो गए थे, क्योंकि इस मिशन को सफल होता देखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है वो इसरो के हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे, वहां से इसको मॉनिटर किया जा रहा था। लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे क्रैश लैंडिंग हुई तो इस प्रकार की तस्वीर सामने आई थी। पूरा देश जो है वो इस तस्वीर को देख करके भावुक हो उठा था। और उस समय इसरो ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया था कि एक नया मिशन चंद्रयान 3 के नाम से चांद पर भेजा जाएगा। चंद्रयान 2 जो था वो देश के सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी मार्क 3, मैंने आपको बताया था, वो इमेज याद होगी आपको लास्ट लेक्चर की, एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 3। सो अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए चंद्रयान 2 मिशन को कैरी आउट किया था। लेकिन विक्रम लैंडर की कंट्रोल लैंडिंग के बजाय क्रैश लैंडिंग हो गई थी सितंबर 7, 2019 को, जिस वजह से प्रज्ञान रोवर जो है वो सफलतापूर्वक चांद की सतह पर टच डाउन जो है वो नहीं कर पाया था। अगर ये मिशन सफल हो जाता तो भारत दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन जाता जो अपनी पहली ही मेडन अटेम्प्ट में चांद की सतह पर लैंड कर चुका था। इस वजह से चंद्रयान 3 मिशन जो है वो आ रहा है। उद्देश्य यह है कि अगस्त 2023 तक इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है। ये चांद के संबंध में 2-3 इंपॉर्टेंट मिशंस थे। एक रिसेंटली कुछ दिन पहले का ये न्यूज अपडेट है जो मैं आपको इस लेक्चर सीरीज में भी बताने वाला हूं। भारत जापान की स्पेस एजेंसी, स्टार्टिंग में हमने स्पेस एजेंसीज में जाक्सा की बात करी थी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, तो भारत और जापान मिलकर के चांद के संबंध में एक मिशन जो है वो कैरी आउट करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य होगा परमानेंट शैडो रीजन ऑफ मून को देखना। दरअसल दोस्तों, हमें जो फेस चांद का नजर आता है, कंसेप्ट है टाइडल लॉकिंग कहलाता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो करंट अफेयर सेक्शन में कुछ दिन पहले का मेरा आपको एक वीडियो जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, जहां पर इन डेप्थ मैंने इसके बारे में बात करी है। सो प्रोग्राम क्या है? चांद का एक सरफेस हमें नजर आता है और चांद की रोटेशनल ड्यूरेशन की वजह से हमेशा एक सेम फेज ही जो है वो हमारे सामने रहता है। इस वजह से हम चांद की बैक साइड जो है वो कभी देख ही नहीं पाए हैं। उसे हमने नाम दिया है परमानेंट शैडो रीजन ऑफ मून। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। तो क्या हुआ था दोस्तों, स्टार्टिंग में सभी को यही लगता था कि जो चंद्रमा है उसकी दोनों सतह एक जैसी होगी। इवन दो हम सिर्फ एक ही सतह को देख पाते हैं लेकिन दोनों सतह एक जैसी होगी। लेकिन सोवियत यूनियन के एक स्पेसक्राफ्ट ने कुछ समय पहले कुछ तस्वीरें भेजी थी, जिससे ये समझ आया कि चांद का सरफेस जो है वो ऑपोजिट साइड में या परमानेंट शैडो रीजन में बिल्कुल अलग है। सो अब जापान और भारत ने मिलकर के ये प्रोग्राम प्लान किया है, जिसमें भविष्य में एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा जो उस परमानेंट शैडो रीजन पर जाकर के देखेगा कि वो रीजन बाकी रीजन से अलग क्यों है। सो इनिशियल प्लान्स ये हैं कि एक लैंडर और रोवर बनाया जाएगा, लूनर लैंडर, जैसे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरह। तो भारत जो है वो लैंडर और रोवर तैयार करेगा और उसे जापानीज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जापानीज रॉकेट में डाल करके चांद की सतह पर जो परमानेंट शैडो रीजन है वहां पर लॉन्च लैंड जो है वो कराया जाए। ये वो रीजन है जहां पर कभी हमारी नजर जो है वो नहीं जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट मिशन थे इसरो के और चंद्रयान 3, और ये जो कलेबोरेटिव मिशन है जापान और इंडिया का, ये भविष्य में हमें देखने को मिलेगा। कुछ ही सालों में इसके बारे में हम अच्छे से समझ जो है वो पाएंगे।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब इंपॉर्टेंट मिशंस की बात आती है तो हाउ कैन वी फॉरगेट मिशन मंगल, मंगलयान जिसे कहा गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। आप शायद वो मूवी भी देखी होगी जिसमें इस मिशन के बारे में बताया गया है। इस मिशन को मंगलयान के नाम से जाना जाता है। नवंबर 5 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यह मिशन कैरी आउट किया था और 24 सितंबर 2014 को यह मिशन जो है वो सफलतापूर्वक मंगल की ऑर्बिट में, मंगल की कक्षा में दाखिल हो गया था। यानी कि ये मंगल के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गया था। इस मिशन को कैरी आउट करते ही भारत दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी बन गया था जिसने मार्स के ऑर्बिट तक जो है वो रीच आउट किया था। इससे पहले सोवियत स्पेस प्रोग्राम, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही ऐसा कर पाए थे। सो भारत जो है वो चौथा देश बना था और भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने इस मिशन को अपने पहले ही अटेम्प्ट में पूरा कर लिया था। दोस्तों इस मिशन के बाद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो कद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल मिशन था। इस मिशन को कैरी आउट किया गया था पीएसएलवी के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। अगर आपको याद होगा हमने सेकंड लेक्चर में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की डिस्कशन जो है, सेकंड सॉरी थर्ड लेक्चर में हमने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की डिस्कशन करी थी और इसमें हमने कहा था कि ये इसरो का वॉक हॉर्स है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट मिशन को कैरी आउट किया गया है। इसमें मात्र 450 करोड़ रुपए खर्चा आया था, जो कि इस मिशन की विशेषता थी। दोस्तों जब नासा ने अपना मेवन मिशन किया था, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन, यानी कि मार्स के ऑर्बिट में जाने का प्रयास जब नासा ने किया था, उसमें नासा को 4000 करोड़ रुपए का लागत या 4000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। भारत ने मात्र 450 करोड़ में, यानी कि 1/10 ऑफ द कॉस्ट में सेम मिशन करके दिखा दिया था। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस मिशन में। इस मिशन के बाद दुनिया ने यह समझा कि भारत सफलतापूर्वक अलग अलग स्पेस मिशंस कैरी आउट कर सकता है, साथ ही कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से ये मिशंस जो है अगर कैरी आउट कराने हैं तो भारत से संपर्क करना होगा। दुनिया के अलग अलग देशों ने भारत को इसके बाद अप्रोच करा है इस प्रकार के मिशंस उनके लिए कैरी आउट करने के लिए। इस मिशन की विशेषता ये थी कि भारत पहली अटेम्प्ट में मार्स की या मंगल की ऑर्बिट में दाखिल होने वाला देश जो है वो बन गया था। ये एक और इंपॉर्टेंट मिशन था। दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट मिशन जो रिसेंट टाइम्स में देखने को मिला वो था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका नाम था नाविक, नेविगेट विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात करी थी जब हम लोग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की बात कर रहे थे, आपको शायद याद होगा जब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि हम अपने फोन में एक पोजीशनिंग सिस्टम या मैप इस्तेमाल करते हैं। वो मैप हमें इन डेप्थ बताता है कि हमें कहाँ जाना है। हम एक लोकेशन डालते हैं, एक एड्रेस डालते हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, रास्ते, सब चीज़ें हमको मैप बताता है। सो मैप को ये चीज़ें कैसे पता थी? मैप को ये सब चीज़ें सैटेलाइट बता रहा था ऊपर रह करके। सो सैटेलाइट को तो अर्थ पे सारे रास्ते सब कुछ नज़र आ रहा था। सो मैप को सैटेलाइट जो है वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। ये सैटेलाइट सिस्टम किसका था? सर कुछ समय पहले तक हम जिस सैटेलाइट सिस्टम पे निर्भर करते थे उसका नाम था जीपीएस। आपने सुना होगा, अपने दोस्तों को कहा भी होगा कि भाई अपने फोन का जीपीएस ऑन करना, इस प्रकार की चीजें जो है वो हमने सुनी होंगी। तो जीपीएस क्या था? सर जीपीएस दरअसल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम था जिसकी मदद से भारत जो है वो नेविगेशन करता था, या बहुत सारे देश दुनिया के नेविगेशन जो है वो इसकी मदद से करते थे। जीपीएस यूएस का सैटेलाइट सिस्टम था। ये कॉन्स्टिलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स थी, यूएस द्वारा, नासा द्वारा लॉन्च की गई थी, जो दुनिया को, पूरी की पूरी अर्थ को आसमान से कवर करके बैठी थी ताकि पूरी की पूरी अर्थ में नेविगेशन जो है वो की जा सके। लेकिन भारत ने सोचा कि सर देखिए, अब अगर जीपीएस सिस्टम हमारे यहाँ पर चलता है तो हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कहाँ पे आर्मी इंस्टॉलेशंस है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूएस को, क्योंकि जीपीएस सिस्टम यूएस का था, यूएस के पास पहुंचेगी। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि सर हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन या हमारी कोई भी जानकारी हमारी मर्जी के बिना किसी भी देश के पास पहुंचे। सो हमने कहा कि वी विल नॉट डिपेंड अपॉन यूएस फॉर देयर जीपीएस, हम ऐसा खुद कुछ क्रिएट करेंगे। सो अल्टीमेटली भारत ने अपना एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया, इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, से नाविक कहा गया, नेविगेट विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन यानी कि ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। कॉन्स्टिलेशन वैसे ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिलेशन से डिनोट कर रहे हैं हम ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स को। तो एक ग्रुप में हमने सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए थे। ये आज के समय में सक्षम है भारत और भारत की बाउंड्रीज के 1500 किलोमीटर के इलाके में पोजीशनिंग करने की। तो अगर ये हमारा, मान लीजिए अगर ये इंडिया है,
ऐप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इंडिया को अब अपना खुद का पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो मिल चुका था, जिसको नाम दिया गया था नाविक। नाविक शब्द का अर्थ होता है नाव चलाने वाला। सो नाव चलाने वाला क्या करता है सर? नाव चलाने वाला हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। सो उसी तरीके से ये नाविक भी जो है ये हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहा था। इस वजह से इसको IRNSS नाविक का नाम दिया गया। तो नाविक की विशेषता क्या थी सर? नाविक दरअसल 7 सैटेलाइट्स का एक समूह है जो भारत के एरियल सरफेस पे यानी भारत के स्काईज पे कुछ इस तरीके से मौजूद है कि ये सातों सैटेलाइट्स पूरे के पूरे इंडिया को तो कवर करती ही हैं। इंडिया की बाउंड्रीज में हर तरफ 1500 किलोमीटर के दायरे में जितने भी देश आते हैं उनकी भी पूरी की पूरी सटीक जानकारी, उनकी भी नेविगेशन आदि में मदद कर सकती है। तो ये है पूरा का पूरा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। 7 ऑर्बिट्स का समूह, जिसमें से 4 जियो सिंक्रोनस और 3 सैटेलाइट्स जो है वो जियो स्टेशनरी हैं। ये मिल करके इस नाविक सिस्टम को बनाती है। इस नाविक सिस्टम में हमें किस प्रकार की बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं? टेरेस्ट्रियल, एरियल और मैरीन नेविगेशन। दोस्तों, हम नेविगेशन सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाते हुए नहीं करते हैं, उल्टा गाड़ी चलाते हुए तो नेविगेशन नहीं भी होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सड़क है। अल्टीमेटली अगर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको दिल्ली से जम्मू जाना है, तो आपको ये मालूम है कि एक नेशनल हाईवे 44 है, वो दिल्ली से जम्मू जाता है। तो आप बिना किसी जानकारी के उस नेशनल हाईवे 44 पे चलते रहिए, आप जम्मू जाकर के पहुंच जाएंगे। लेकिन सर, ये एडवांटेज एरियल और मैरीन ट्रेवल में नहीं है। आप हवा में, आसमान में आप उड़ रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, तो जहाज के लिए कोई सड़क नहीं बनी है। आप समुद्र में चल रहे हैं तो समुद्री जहाज के लिए कोई सड़क नहीं है। इस वजह से टेरेस्ट्रियल, एरियल और मैरीन नेविगेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसकी मदद से हम अपनी गाड़ियों में विजुअल और वॉइस नेविगेशन कराते हैं ना, जो कहता है एट 200 मीटर्स टर्न राइट। इस तरीके की चीजें जो है वो अब IRNSS नाविक जो है वो हमें करने में मदद करता है। आपसे अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको गूगल पर जाकर के सर्च करना है भुवन पोर्टल। तो जिस प्रकार से गूगल अर्थ एक पोर्टल है ना, जो GPS सैटेलाइट्स की मदद से हमें पूरी की पूरी अर्थ दिखाता है, उसी तरीके से आपको भुवन पोर्टल पर जाना है। ये नाविक सैटेलाइट सिस्टम की मदद से आपको अर्थ की तस्वीरें जो है वो दिखाएगा, कैसी दिखती है अर्थ ऊपर से। एग्जैक्टली आपको वो नजर जो है वो यहां पर आएगा। 2 प्रकार की सर्विसेज ये नाविक जो है वो प्रोवाइड करता है। एक है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज, यानी कि जो नॉर्मली सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज यानी वो सेवाएं जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स को, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को दी जाती हैं। इसी के साथ में भारत भी उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो गया जिनके पास अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, जिसमें GPS USA का था, रशिया के पास ग्लोनस है, गैलीलियो नाम से यूरोपियन यूनियन के पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, बाईदियो के नाम से चाइना का सैटेलाइट सिस्टम है, क्वाजाई जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम जापान का है, और अब इंडिया के पास भी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नेविगेट विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन नाविक जो है वो आ चुका था। ये इंपॉर्टेंट मिशन था। उसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मिशन और भारत ने कैरी आउट किया, जिसे नाम दिया गया क्या? मिशन शक्ति, एंटी सैटेलाइट मिशन। अब एंटी सैटेलाइट मिशन शायद नाम से समझ आता होगा, एंटी क्या होता है? किसी चीज के विरुद्ध। तो अभी तक हमने सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था, ये एंटी सैटेलाइट क्या होगा? एंटी सैटेलाइट एक ऐसा मिशन जो सैटेलाइट के विरुद्ध हम चला रहे हैं। तो ये दरअसल क्या था, इसको समझना है दोस्तों। भविष्य क्यों ध्यान में रखते हुए, भविष्य की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए, अभी तक हमें अपने देश की सुरक्षा कैसे करते हैं? हम अपने जो लैंड बॉर्डर्स है उन्हें सिक्योर करते हैं, एरियल बाउंड्री को सिक्योर करते हैं, कोस्टल बाउंड्रीज को सिक्योर करते हैं कि कोई जमीन के मार्ग से, कोई समुद्र के मार्ग से, कोई हवाई मार्ग से हम पर हमला ना कर दे। लेकिन एक डोमेन ऑल टुगेदर अनटच्ड था। भारत लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके स्पेस प्रोग्राम्स तैयार करता है। जैसे अगर 400 करोड़ में हमने मंगल मिशन कैरी आउट किया, या इस तरीके से अन्य मिशन हम करते हैं जिसमें काफी ज्यादा लागत जो है वो आती है। सो इस वजह से इस प्रकार के मिशंस को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। कोई दुश्मन देश कभी भी चाहे तो ऐसे किसी मिशन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। अगर किसी ने कोई ऐसी सैटेलाइट जो है वो भेजी कि हमारे दूसरे मिशंस को नुकसान पहुंचे, या सैटेलाइट स्पेस से किसी देश पर या कोई देश हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, उससे कैसे निपटना था। सो सर, भारत ने कुछ समय पहले एंटी सैटेलाइट मिशन कैरी आउट किया, जिसमें
पृथ्वी की सतह से एक मिसाइल दागी जाती थी जो लो अर्थ ऑर्बिट में जाकर के एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देती है। सो इंडिया ने सक्सेसफुली मिशन शक्ति कैरी आउट किया था बाय शूटिंग डाउन अ लाइव सैटेलाइट टारगेट इन लो अर्थ ऑर्बिट। सो हमने एक सैटेलाइट लॉन्च, एक मिसाइल लॉन्च किया जिसने जाकर के लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को हिट किया और उस सैटेलाइट को निस्तो नाबूद कर दिया। इस प्रोग्राम में दो चीजें इन्वॉल्व थी, एक थी देश की डिफेंस क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित थे और दूसरा था स्पेस प्रोग्राम। सो इस वजह से स्पेस प्रोग्राम्स में जो सबसे प्रीमियर एजेंसी है भारत की वो इसरो है और डिफेंस रिलेटेड रिसर्च में जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है वो डीआरडीओ है। सो सर इसरो और डीआरडीओ ने मिल करके इस मिशन को कैरी आउट किया था और इसके अंतर्गत ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। एक ऐसी सैटेलाइट जो डीकमीशन हो चुकी थी, यानी कि अब वो इस्तेमाल में नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि हम सैटेलाइट्स को जाकर के स्पेस में सेट करते हैं। सो हर सैटेलाइट जो है उसका एक लिमिटेड पीरियड है कि इतने समय तक वो सैटेलाइट जो है स्पेस में बना रहेगा, उसके बाद वो सैटेलाइट जो है वो किसी काम का नहीं रहता। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि जब वो सैटेलाइट काम का नहीं रहता तो हम जाकर के उसको वापस ले आते हैं। इवन दो वो काम का नहीं है, स्टिल वो वहीं पर मौजूद है, वहीं पर घूमता रहता है। इस प्रकार के सैटेलाइट जो स्पेस में है लेकिन किसी प्रकार से हमारी मदद जो है वो अभी नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, दे आर नोन एज डीकमीशन सैटेलाइट्स। सो ऐसे ही अपने भारत के एक सैटेलाइट को हमने इस मिशन शक्ति की टेस्टिंग के दौरान मार गिराया था। मिशन शक्ति वॉज कैरिड आउट बाय डीआरडीओ टेस्टिंग रेंज दैट इज अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के तट के पास ये आइलैंड मौजूद है। दोस्तों ये एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी जो है इससे भारत को मिल गई थी। यूएस और रशिया ने कोल्ड वॉर के दौरान ही, शीत युद्ध के दौरान ही ये कैपेबिलिटी, एंटी सैटेलाइट मिशन की कैपेबिलिटी प्राप्त कर ली थी। चाइना ने 2007 में इस कैपेबिलिटी को प्राप्त कर लिया था और भारत ने कुछ समय पहले ये मिशन कैरी आउट करके इस कैपेबिलिटी को प्राप्त किया है। इससे कोई भी सैटेलाइट जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये मिशन जैसे ही भारत ने कैरी आउट किया, दुनिया के अलग अलग देशों ने इस पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, भारत को अपोज करना शुरू कर दिया। अपोज क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि सर आपने अंतरिक्ष में अपनी ही एक सैटेलाइट को जो है वो मार गिराया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो अंतरिक्ष में यहां वहां फैल गए हैं जो बाकी स्पेस प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंचाएंगे। छोटे सर छोटे छोटे टुकड़े, एक सैटेलाइट है वो बर्स्ट किया और छोटे छोटे टुकड़ों में फैल गया और वहां पर घूम रहा है। अगर ये छोटे छोटे टुकड़े भी जो है किसी दूसरी सैटेलाइट के साथ टकराते हैं तो ये सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मोमेंटम का कंसेप्ट है P इक्वल्स टू M इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। क्योंकि इसका मास चाहे कम हो लेकिन स्पीड काफी तेज है, तो इतनी तेज स्पीड में अगर जाकर के ये किसी भी सैटेलाइट से टकराते हैं, उस सैटेलाइट के छोटे छोटे टुकड़े इससे हो जाएंगे, जिस वजह से सभी स्पेस एजेंसीज को दुनिया भर की लगा कि अरे यार ऐसे मिशन जो है वो उनके स्पेस प्रोग्राम्स के लिए भी खतरा हो सकता है। क्योंकि ऐसे मिशन से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसका नाम है स्पेस डेब्रिस। डेब्रिस यानी कि कचरा। सो हर वो चीज जो स्पेस में है लेकिन अब इस्तेमाल में नहीं है वो कचरा है। स्पेस के अंदर हम मिशंस कैरी आउट तो करते थे, हमने एक सैटेलाइट वहां पर पहुंचा दिया, लेकिन सर सैटेलाइट अब हम वापस नहीं ला सकते। कुछ सालों के बाद वो सैटेलाइट जो है वहां पर काम करना बंद कर देगा, लेकिन फिर भी वो वहीं घूमता रहेगा। अब वो स्पेस में डेब्रिस है। ऐसे में जब ऐसी कोई घटना होती है कि एक सैटेलाइट को हमने ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पीसीज में, तो ये छोटे छोटे पीसीज जाकर के किसी दूसरे सैटेलाइट से टकरा सकते थे और उसे डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो इस वजह से स्पेस डेब्रिस की एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो आज के समय में हम फेस कर रहे हैं। ये स्पेस जंक भी कहलाता है। हर वो चीज जो विच इज नो लॉन्गर फंक्शनल बट इज स्टिल ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, वो स्पेस डेब्रिस है। ये अनवर्केबल सैटेलाइट्स हो सकती हैं जो अब काम नहीं करती, या डिस्कार्डेड रॉकेट स्टेज भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि रॉकेट लॉन्चर के अलग अलग स्टेजेस जो है अलग अलग समय पे अलग उससे डिटैच जो है वो हो जाते हैं। जब तक तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर आकर के गिरेंगे। लेकिन द मोमेंट वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर जाते हैं, वो धरती में वापस नहीं आ सकते। वो स्पेस में ही घूमते रहेंगे यूजलेसली, एमलेसली। इस ही प्रॉब्लम को नाम दिया गया था केजलर सिंड्रोम। स्पेस डेब्रिस की यह समस्या एक ऐसी सिचुएशन ला सकती थी जिसे केजलर सिंड्रोम कहा जाता है। विस्तार से समझेंगे केजलर सिंड्रोम क्या है। सो नासा के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोनाल्ड जे केजलर। उन्होंने कहा कि अगर स्पेस में इसी प्रकार से कचरा, स्पेस में इसी प्रकार से डेब्रिस जो है वो मौजूद रहा तो पूरा का पूरा स्पेस प्रोग्राम जो है वो नष्ट हो सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आप एक दिन सुबह उठे। जब आप उठे, नॉर्मली सबकी रूटीन है, आज के समय में हम उठ करके फोन देखते हैं। सो आपने क्या किया, आपने फोन देखा, आपके फोन पर नेटवर्क नहीं था। आपको लगा अरे यार ये क्या हो गया, मेरे फोन पे नेटवर्क क्यों नहीं है। आपने वाईफाई वगैरह चलाने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ।
आपने उठ करके अपने मदर का फोन उठाया, उसमें देखा उस पे भी नेटवर्क नहीं आ रहा, भाई का देखा, बहन का देखा, पापा का फोन देखा, किसी भी फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहे थे। आपको लगा यार ये कुछ टेंशन की बात है, चलिए किसी दोस्त से पूछता हूँ। सो आपने अपने एक दोस्त को फोन उठा करने के लिए लैंडलाइन फोन उठाया कि यहाँ पे तो बात होनी चाहिए, वहां भी कोई बात नहीं हुई क्योंकि वो फोन भी नहीं चल रहा था। फिर आपको लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कि फोन नहीं चल रहा है, मोबाइल नहीं चल रहा है। आपको लगा कि कुछ ऐसी घटना तो नहीं होगी, आपने टीवी ऑन करा ये जानने के लिए, तो देखा टीवी पर भी कुछ नहीं आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो समझ लीजिएगा कैज़लर सिंड्रोम नाम का इवेंट हो चुका है। कैज़लर सिंड्रोम क्या है सर? डोनाल्ड जे कैज़लर कहते हैं कि लाखों की तादाद में स्पेस में छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो घूम रहे हैं, जो डेब्रिस हैं, और इन्हीं के साथ में वर्केबल सैटेलाइट जो अभी काम कर रही हैं, जिसको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अलग अलग स्पेस एजेंसीज ने वहां भेजा है, वो मौजूद है। अगर कभी एक भी टुकड़ा किसी सैटेलाइट से टकरा गया, ये इस सैटेलाइट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रॉय कर देगा। ये छोटा टुकड़ा जाकर के किसी दूसरे टुकड़े से टकरा सकता है, इसकी वजह से ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, ये टुकड़े फर्दर किसी से टकरा सकते हैं, और इसकी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू होगा जिसमें ये छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर फैल जाएंगे और सारे के सारे सैटेलाइट प्रोग्राम्स जो हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो कुछ इस प्रकार से अर्थ के आसपास हमें सैटेलाइट जो है वो दिखती हैं, जिसमें से कुछ जंक है। तो ये जंक अगर टूट करके किसी दूसरे के साथ टकराता है, ये उसको तोड़ेगा, वो टूटने के बाद किसी दूसरे से टकराएगा, और इस तरीके से एक चेन रिएक्शन यहां पर बनना शुरू हो जाएगा, जिसका नाम होगा क्या? कैज़लर सिंड्रोम। ये कैज़लर सिंड्रोम का कंसेप्ट किसने दिया था? 1978 में नासा के एक साइंटिस्ट डोनाल्ड जे कैज़लर ने। तो ये चीज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के। जल्द से हम बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मिशंस के बारे में भी। सो भारत के अलावा भी दुनिया में स्पेस एजेंसीज हैं, सो उनके कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस की बात करते हैं। दा विंची प्लस एक इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन है जो कि डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस है। सो डा विंची प्लस जो है इसे नासा कैरी आउट कर रहा है। हमें इंटरनेशनल मिशंस के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा मिशन कौन सी एजेंसी कैरी आउट करती है और किस पर्टिकुलर प्लेनेट से संबंधित है। तो ये डा विंची प्लस जो है ये वीनस के संबंधित है, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग प्लस। सो इस मिशन से नासा जो है वो एनालाइज करेगा कि कैसे वीनस का एटमॉस्फेयर बना था और क्यों वीनस जो है वो पृथ्वी से इतना अलग जो है वो मौजूद है। एक ऐसा ही फ्यूचर मिशन जो है उसका नाम है आईवीओ, आयो वॉल्केनो ऑब्जर्वर। ये आयो क्या है दोस्तों, ये भी याद रखना है। दरअसल जुपिटर का एक मून है जिसका नाम है आईओ। जिस प्रकार से अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं, वैसे ही जुपिटर का एक सैटेलाइट है जिसका नाम आयो है। तो आयो जो है वो एक्सट्रीमली एक्टिव है वॉल्केनिकली, यानी कि इस आयो पर बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो इस आईवीओ मिशन के कारण, आयो वॉल्केनो ऑब्जर्वर मिशन के कारण नासा जो है वो देखना चाहता है कि क्या वजह है जुपिटर का ये आयो मून जो है वो इतना ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में क्यों बना है। सो हमें एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है आईवीओ मिशन क्या है। सो आईवीओ जुपिटर के एक मून आयु के ऊपर कैरी आउट किया जाने वाला मिशन है, ये हमें याद रखना। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस मिशन में अगला मिशन जो है वो ट्राइडेंट आता है। नासा जो है, नासा का उद्देश्य है नेपच्यून के आईसी मून को यहां पर समझना। नासा नेपच्यून का एक मून जो कि आईसी स्ट्रक्चर का है, और क्योंकि यहां पर बर्फ है तो इसमें पोटेंशियल हो सकता है कि यहां पर पानी हमें मिल सके। इस उद्देश्य के साथ नासा जो है वो ट्राइडेंट मिशन को कैरी आउट करेगा। फिर नासा वेरिटस मिशन जो है वो करना चाहता है वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो ये यहां पर देख कंपेयर किया जाएगा इस वेरिटस मिशन में वीनस और अर्थ को। दोस्तों इस प्रकार से इंपॉर्टेंट मिशन जो है वो भविष्य में नासा द्वारा देखने को मिलेंगे। कोई भी रिसेंट मिशन अगर आता है, जिस प्रकार से भारत और जापान ने ये मिशन का प्लान करा है जो भविष्य में देखने को मिलता है, हमें न्यूज में ध्यान रखना है कि इस तरीके का कोई मिशन जो है वो अगर हमें देखने को मिलता है तो हमें उस मिशन का जानकारी जो है वो होनी चाहिए, एग्जाम में हमें पूछा जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ में जो स्पेस टेक्नोलॉजी का हमारा टॉपिक है वो कवर हो गया है। आई होप हम विस्तार से ये पूरी की पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी को समझ पाए होंगे। मैंने आसान से आसान भाषा में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ पाई होंगी। दोस्तों इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक छोटा सा कंपोनेंट है पूरे यूपीएससी सिलेबस का। हमको कंप्लीट प्रेपरेशन करनी है जो कि हो पाएगी अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज से। आपको हमारे साथ हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में जुड़ना है यूजिंग दिस कोड SAR10। ये कोड जरूर याद रखिएगा, ये कोड आपको हमारे सभी कोर्सेज पे मैसिव डिस्काउंट्स दिलाएगा।
थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।